नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय माता जी आपको और आपके सभी दर्शकों को। जय माता दी। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप को तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दे दिया है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को ट्रेड डील के लिए टारगेट कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले दिल्ली में जो एआई समिट चल रहा है, वहां पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से रायता फैलाया, कैसे हंगामा किया, जिससे कि देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की। और राहुल गांधी उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, कम से कम 24 घंटे के बाद ही ट्वीट किया है और लिखते हैं, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ही कांट रीनेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? पीएम मोदी कहां कॉम्प्रोमाइज हो गए? अंजू जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को दिशा देने वाले दो मुख्य धाराएं होती है। एक तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो राजनेता होता है, जो पार्टी देश को राज करती है और देश को एक दिशा देती है। उसको दिशा में या तो सपोर्ट देना, या तो अगर कहीं वो गलती करती हो तो उसको रोकने का काम विपक्ष का होता है। अब यहाँ अपने देश की ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी विडंबना है कि विपक्ष दिशाहीन हो गया है। विपक्ष को पता नहीं है कि कौन से मुद्दे पे बात करनी है, कौन से मुद्दे पे सपोर्ट करना है, कौन से मुद्दे पे अपोज करना है। और वहां हर एक चीज को लोएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन के पास लेके जाते हैं। एआई समिट का क्या लेना देना था ट्रेड डील के साथ? आई डोंट सी एनी रीजन। एआई समिट इज अ डिफरेंट थिंग, यूएस ट्रेड डील इज अ डिफरेंट थिंग। आप एआई समिट में जाके इस तरह का करते हो। एआई समिट इज फॉर हाईलाइटिंग द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि हम एआई के स्पेस में, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के स्पेस में हम लोग आगे बढ़ने के लिए एक दिशा मिल रही है देश को। ओके, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी बनी है, उसमें सब लोगों को साथ में लेके करना चाहते हैं, जिसके अंदर पैक्स सिलिका का पूरा एक बात आ गया, जिसके ऊपर अलग से चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से पैक्स सिलिका से हम लोग पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और ऑल्सो वो सबको एक साथ, डेटा सेंटर्स, ये सबको जोड़ के हम लोग एक नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के तरफ जा रहे हैं, 5.0 के तरफ जा रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा करने के बदले, और उसके अंदर, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कभी अपोज नहीं करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, विपक्ष का काम अपोज करना है। लेकिन आप मुद्दे के अंदर पॉइंट्स निकालो जिसमें देश का हित है। ये जो किया है वो भी एक इतने बड़े इवेंट में जाके वहां ऐसे कपड़े कपड़े उतार के, दैट इज समथिंग दैट इज इन वेरी बैड टेस्ट। यानी एक समझदार आदमी होगा, भले प्रो कांग्रेस होगा, एंटी बीजेपी होगा, लेकिन वो एक ऐसे इवेंट में अगर देखेगा कि कांग्रेस के लोग इस तरह से टी शर्ट उतार के ये सब कर रहे हैं, ये बहुत ही बैड टेस्ट का है। इससे हमें खुद के बारे में भी, देश के प्रति अपना जो एक लगाव है, भले वो कोई भी पार्टी का बंदा हो, लेकिन जो देशभक्त है, भले वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको बुरा लगता है कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। मेरी बातें भी हुई है कुछ कांग्रेस के सपोर्टर्स, जो अच्छे खासे लोग हैं, उन लोग भी दुखी है कि ये क्या चल रहा है, आपको एआई समिट में इस तरह का क्यों कर रहे हो, ये रेस करना है, ये इश्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में सरेंडर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। आप चाहिए तो आप अपने रिप्रेजेंटेशंस डालो, आप पार्लियामेंट में ये इश्यू रेस करो। जी। Okay, but this is not the way to do it, and there are many good people who are not with BJP, who oppose BJP. वो भी ये बात से नाराज है, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी है, जितनी मेरी बात हुई है लोगों से। आप ये देखो ना कि प्रिंट, जो कि लेफ्टिस्ट विचारधारा वाला वेबसाइट है, वो भी ये लिख रहा है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, कांग्रेस को ये सब नहीं करने की जरूरत थी एआई समिट में जाकर। तो यानी कि इनका जो इकोसिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इनको छोड़ दिया है। आप राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट देखिए, वो भी कह रहे हैं कि पुअर टेस्ट, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एआई समिट कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं था, वो बीजेपी का फंक्शन नहीं था, वो देश का फंक्शन था। तो एक तरह से रिफ्ट तो यहीं पड़ गई है इस मुद्दे को लेकर। अंजू जी, अब इसके अंदर क्या है, इमेच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन। और यही मैं बता रहा था, पहले भी बोला, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो दिशाहीन हो गई है। आप, और विपक्ष का काम भी अपोज करना ही है, लेकिन अपोज करने में सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पे। कुछ चीजों में देश का रूलिंग पार्टी और विपक्ष, सत्ता में जो पार्टी और विपक्ष में, उन लोग एक हो जाते हैं कि यहाँ हमारे देश के इंटरेस्ट है।
वो बात छोड़ के जब उन लोग ये हर एक जगह पे चीप पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हैं, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है ओवरऑल नेशनल ब्रांडिंग को। अब एआई समिट was done with the intent which was completely different. It was about showcasing India's intent to कि इंडिया का जो इंटेंट है कि एआई में हम लोगों को आगे बढ़ रहा है, सुपर कंप्यूटिंग में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, रेयर अर्थ मिनरल्स में हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेटा सेंटर्स में हम लोग जो एआई में अभी धोलेरा में कल एक एल&टी व्योमा ने ट्रांजैक्शन साइन किया है, एमओयू साइन किया है, 25,000 करोड़ रुपया वो लोग धोलेरा में ग्रीन एआई डेटा सेंटर में डालने वाले हैं। तो हम लोग ये सब चर्चा के बीच में जब देश में निवेश आ रहा है, अमरावती पूरा अब एआई डेटा सेंटर हब बनने वाला है, ओके, डायरेक्ट केबल्स जाने वाले वहां से, चारों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने वाले अंडर सी केबल्स। ये पहली बार हो रहा है भारत में कि इस लेवल का अंडर सी केबल का कनेक्टिविटी बन रहा है जस्ट टू सपोर्ट द डेटा सेंटर्स इन इंडिया। जी। ओके, ये डेटा सॉवरेंटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दों पे कहीं हम वी हैव टू बी टुगेदर, वी कैनॉट बी पॉलिटिसाइजिंग एवरीथिंग टू द चीपेस्ट लेवल। और यहाँ देश का दुर्भाग्य है, मैं बोलता हूँ कि इसमें हम हमारा देश कौन सी कुंडली लेके पैदा हुआ है, बना है कि हमारी अपोजिशन इस तरह से दिशाहीन है, इस तरह से वो इतनी जुवेनिल, जिसको बचकानी सी हरकतें बोलते हैं, वो हरकतें कर रही है। बहुत दुखद बात है ये। और फिर ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ना, सुमित जी, इसको पिन करके रखा है एक्स पर अपने अकाउंट में, ताकि ये चौबीसों घंटे जब भी कोई खोले तो यही दिखे। तो अब मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि बिट्रेल की बात कहाँ से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ये लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे जमाने में 2% या 3% था टैरिफ, मोदी जी के जमाने में 18% हो गया, उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, देश के लिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो आप समझाइए कि क्या 2% और 3% कैसे था और अब 18% कैसे घाटे का सौदा है? और क्या सच में पीएम मोदी रीनेगोशिएट नहीं कर सके? अच्छा, अब मैं इसके, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया। मैंने काफी नोट्स बनाए, मेरे पास रफली 4 पेजेस के तो नोट्स है ये जजमेंट और उसके इम्पैक्ट के। अभी अगर आप देखेंगे तो पहले भारत को एमएफएन स्टेटस था। एमएफएन स्टेटस में हम लोग का वेटेड एवरेज रफली साढ़े 3% बन रहा था, 2% भी नहीं बन रहा था, 3.5% का टैरिफ एवरेज टैरिफ था। उसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स थे, जैसे हम लोगों को स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, ऑटोमोबाइल्स पे, ऑटो पार्ट्स पे, कॉपर पे हम लोगों को एडिशनल टैरिफ देनी पड़ रही थी अंडर सेक्शन 232। ओके, तो ये सब चल रहा था। अब इसका हमने हिस्ट्री जानना चाहिए। सबसे पहले ये जो चल रहा है देश में, विदेश में, अमेरिका में जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट यूरोप में आ रहा है, उसका इम्पैक्ट चाइना में आ रहा है, भारत में आ रहा है, सब जगह ट्रेड डील पे ट्रेड डील साइन होते जा रही है। सिर्फ भारत ने यूएस के साथ या ईयू के साथ या यूके के साथ ट्रेड डील नहीं साइन की है, पूरे लैटिन अमेरिका ने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन की है। उसके बाद में दूसरे देश भी आपस में छोटे छोटे ट्रेड डील साइन किए जा रहे हैं। उसका रीजन है, and to go back into history, we have to go back to 1970, 71, 72, जब हेनरी किसिंजर पहली बार पाकिस्तान की मदद से चाइना में गया था। बीजिंग में उसका एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, और उसके बाद में निक्सन का विजिट हुआ था, और वहां से अमेरिका का एक पूरा पॉलिसी बना कि जो अमेरिका वाज अ सुपर पावर देन, और उसका ट्रेड सरप्लस भी था, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही थी। तो उसने क्या बोला कि हम लोग जो हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम लोग अपने देश में रखेंगे, और जो लो एंड प्रोडक्शन है, जो पोल्यूटिंग प्रोडक्शन है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन है, वो हम लोग थर्ड वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। उसमें उन लोग ने चाइना में पूरा मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर किया। चाइना बाय द एंड ऑफ 90s, बाय द स्टार्ट ऑफ 2000 न्यू मिलेनियम, इट हैड बिकम द शॉप फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड, द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो भी सस्ता माल बनाना था, जहां ज्यादा लेबर चाहिए, वो सब चाइना में दे देते थे। इंडिया में भी वो हुआ, लो एंड कोडिंग और वो सब भारत को दे दिया। बैंगलोर में अपनी जो पूरी आईटी इंडस्ट्री है, वो उनके लो कॉस्ट मॉडल पे बनी है कि यहाँ सस्ते में कर दो, और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाना है, पेटेंटेड चीजें बनानी है, वो हम लोग अमेरिका में रखेंगे, सिलिकॉन वैली में। सो यहाँ से चालू हुआ, वहां से एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया। अब अमेरिका का तब का जो समय था, उसमें उन लोगों को सस्ते में माल चाहिए था, तो बोला कि हम लोग 2%, 2.5% जीरो ड्यूटी पे लोगों से माल लेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश से उन लोग फैब्रिक से ना 0% ड्यूटी पे ले रहे थे,
ड्यूटी फ्री कोटा फ्री रेजिम में, इसलिए भारत के लोग भी बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये अमेरिका का था। अब अमेरिका उसमें से नियरली ट्रिलियन डॉलर का, 1 लाख करोड़ डॉलर का डेफिसिट कर रही है, उतना लॉस हो रहा है। उन लोग का आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। और डॉलर की अब जो वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू जो 73 में हुई जब निक्सन शॉक दिया और बाद में उसने पेट्रो डॉलर बनाया, और आज उसके बीच में 98% का गिरावट हो गया डॉलर के वैल्यू में। एक जमाना था कि अमेरिका डॉलर प्रिंट करता था या वो सिक्योरिटी प्रिंट करके दे देता, ये कागज रख लो। अब मैं आपको, अंजू जी, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे रोज, आपकी दुकान है और आप मुझे रोज किराने का माल देते हो, मैं आपको बोलता हूँ ये लो कागज रखो। आप कब तक मेरा कागज रखोगे? नहीं रखने वाले हो आप बोलोगे सुमित जी आज मेरे को सोना दो या रोकड़ा दो तो मैं आपको दाल चावल दूंगी, नहीं तो भाई आना मत दूसरी बार मेरी दुकान में। मैं आज यही अमेरिका समझना की चाह हालत रही हूँ वो हो आपसे, गई। मैं शॉर्ट में यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि 2% और 18% का कंपैरिजन जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो क्या है? अंजू जी वही मैं आ रहा हूँ। 2% जो था तब का इकोनॉमिक सिचुएशन अलग था। आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक अलग इकोनॉमिक परिस्थिति है, उसके ऊपर भी कंपल्शंस है। उसके ऊपर जो कंपल्शन है उसके कारण उसको टैरिफ रेज करना पड़ा है। आज अगर टैरिफ रेज नहीं करेगा तो उसका 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर का डेफिसिट जा रहा है। उसका 1 ट्रिलियन का डेफिसिट को वो कैसे भरपाई करेगा? उसको भी तो पैसे चाहिए, पैसे तो टैरिफ से लाएंगे। दूसरा, अब अमेरिका को पता चल गया है कि वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो देश डूब जाएगा। वो टैरिफ इसलिए लगा रहा है जिससे कि लोगों को डिसइंसेंटिव रहे इंपोर्ट करने में, उसके बदले वही मैन्युफैक्चरिंग हो। ये अलग बात है कि उसकी वो डिसीजन जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो फेल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के पास आज मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लेबर ही नहीं है। ऊपर से उसने H1B में भी उसने रोक लगा के रखी है कि हम लोग बाहर से लेबर आके वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां भी फेल जाने वाला है। लेकिन वो मेहनत कर रहा है कि हम इंपोर्ट कम करें और वहां लोकल, जो भारत में मोदी जी कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, अपने देश में हम स्वावलंबी बनेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे हम लोग ने मोबाइल करने लग गए, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक जमाने में हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे 98%, आज हम लोग 98% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू लुक एट इट। ट्रम्प भी वही कर रहा है। वो फेल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन उसकी मेहनत है कि भाई हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करें। और अगर उसको वहां मैन्युफैक्चरिंग लाना है तो उसने यहाँ से टैरिफ डालना ही पड़ेगा। टैरिफ नहीं डालेगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा। तो वो पूरी जो आर्थिक परिस्थिति है, जो पॉलिटिकल परिस्थिति है, जो सोशल परिस्थिति है अमेरिका की, वो चेंज हो गई है। उसके कारण ये 2% का 18% हुआ है। तो परिस्थितियां भी तो अलग हुई ना। उस जमाने में परिस्थितियां क्या थी? आज अमेरिका क्या सोच रहा है? आज तो मागा की बात करता है अमेरिका, तो वो भी तो चाहेगा आत्मनिर्भर हो। और वही बात भारत में पीएम मोदी कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ये कहा गया है कि जितनी भी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं देशों पर, वो वाला फैसला गलत है, एकदम बैन कर दिया गया है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पैसा अभी इन टैरिफ के जरिए कमाया है अमेरिका ने, वो भी वापस करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दी। अंजू जी यही मैं पॉइंट रेस करने वाला था। अब सबसे पहले कि राहुल गांधी का दूसरा एक एंगल है कि मोदी मोदी ने सरेंडर किया। हम्म। अब कोई भी पॉलिटिशियन हो, हाँ ये रहने दीजिए, हम लोग बात करते हैं। जो कोई भी पॉलिटिशियन हो उसका एक ही रहता है हमेशा कि वो करंट परिस्थिति में वो डिसीजंस लेता है, फिर वो कोई भी पॉलिटिशियन हो इन एनी नेशन। अब किसी को पता नहीं था, रादर द डिस्कशन इन द लर्नेड सर्कल्स, जो एकदम जानकार सर्कल्स है, जो एक्सपर्ट्स है, उन लोगों का था कि 91 डेज हो गए थे तब तक टैरिफ का डिसीजन नहीं ले पा रही थी सुप्रीम कोर्ट। उसका रीजन क्या था कि टैरिफ को, जो प्रेसिडेंशियल डिसीजन है उसको ओवररूल करने का जुडिशरी के पास पावर कितना है, वो एक सबसे बड़ा सवाल था। फाइनली उसका तोड़ निकला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेगेटिव किया ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट जो है उसके अंडर में वो ट्रंप ने किया था, वो नेगेटिव था, उसके कारण वो रिवर्स हुआ है। अगर उसने दूसरे लॉ में बराबर काम किया होता तो वो बात अलग थी। दूसरी चीज है कि ये जो टैरिफ लगाने का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस के कांग्रेस से कंसेंट लिए बिना उसने ये काम किया, इसलिए ये पूरा मैटर इस तरह से जजमेंट ही आया है। तो कोई भी भविष्य देखने वाला, कोई भी पॉलिटिशियन को इतना भविष्य नहीं दिखता है, क्योंकि डिबेट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कल्स में भी चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकेगा कि नहीं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन देयर वर बिग क्वेश्चन मार्क्स अराउंड इट। तो
मैन टेक्स अ डिसीजन, जो डिसीजन लेता है कोई भी आदमी, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं करता, मैं और आप, आपके दर्शक भी, हम लोग आज की परिस्थिति में आज हम जो समझ पाते हैं उससे हम डिसीजन लेते हैं। हमारे पास कोई ऐसा फ्यूचर गेजिंग बॉल नहीं है कि हम अंदर देखेंगे कि 25 साल के बाद क्या होने वाला, उसके हिसाब से डिसीजन कोई नहीं लेता वैसे। ओके, कुछ डिसीजन राइट जाते हैं, कुछ डिसीजन गलत जाते हैं। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा है कि आज के तारीख में जो ये डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, मैं उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं बोलूंगा। कल रात को मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कुछ चीजें उसने पॉलिटिकल कही है, क्योंकि उसका मागा का जो पूरा ऑडियंस है, जो कि मैं बोलूंगा लो आईक्यू ऑडियंस है, उनके लिए वो बातें कर रहा था। हम जैसे देख रहे थे वैसे मागा के लो आईक्यू लोग भी देखते हैं, तो उसके लिए कि हमें देशों ने एक्सप्लॉइट किया। अरे कौन से देश ने अमेरिका को एक्सप्लॉइट किया? आपने तो सब जगह अपने पेपर दे के माल इंपोर्ट किया, पैसा भी नहीं दिया है। आज अगर सब लोग अपना पैसा मांगेंगे, बोलेंगे मुझे यूएस डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए, तो अमेरिका के पास उतना सोना भी नहीं है देने के लिए। उसे सब जगह से मुफ्त में माल खरीदा और बाद में बोला हमें लूटा है देशों ने, दूसरे देशों ने हमें एक्सप्लॉइट किया है। बकवास नंबर वन। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बकवास करता है। अमेरिका का कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी दुनिया का कौन से भी देश का पॉलिटिशियन इस तरह की बकवास अगर टीवी पे आके करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और नीचे बैठे हुए सब अमेरिकन जर्नलिस्ट को ये पता है कि अमेरिका ने इतने सालों से लोगों के पास से मुफ्त में माल खरीदा है और कागज दिए हैं। आज के तारीख में अगर भारत चाइना ये दो देश जमा होके बोले कि भैया हमें, भारत चाइना जापान ये तीन देश जमा होके खड़े होके एक साथ बोले ना कि हमें काम करो, हमारा जितना पेपर है उसके सामने हमें सोना दे दो, अमेरिका के पास उतना सोना नहीं है। हालत ऐसी है अमेरिका की। चाइना ने 688 अरब डॉलर का यूएस सिक्योरिटी बेच डाला और सोना खरीद लिया, क्योंकि उसको पता है अमेरिका के पास कुछ नहीं बचा है। हमें डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं अपनी शुद्ध देशी भाषा में बोलूं तो निहायत बकवास बात कर रहा था वो कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और, वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो विदेशी हितों से प्रभावित है। ये स्टेटमेंट कैसी थी? ये तो क्या, अब उसके लो आईक्यू है मागा टार्ट्स, उसको इंग्लिश में मागा टार्ट्स बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ आपके जो सपोर्टर्स को आप टार्ट बोलते हैं, विच इज एक्सपांशन ऑफ रिटार्ड्स। रिटार्ड यानी जो मेंटली, राहुल गांधी जैसे लोग होते हैं उसको रिटार्ड बोलते हैं। तो आप टार्ट्स और मागा टार्ट्स, तो वो लोग राहुल गांधी की कैटेगरी में है। सो हम उसके बारे में, और उसको ऑडियंस, वैसी ऑडियंस को आप वैसी बातें करके ही बहला सकते हो, क्योंकि ट्रम्प को झटका लगा है, वो बात सही है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, अब उसको उसकी पॉपुलैरिटी मेंटेन करनी है। अब मैं आपको और एक चीज बोलूंगा, अगर आप एनालिसिस करेंगे जजमेंट का, ये जजमेंट में अब क्या बोला है कि 122 के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। बहुत शातिर आदमी है, एक नंबर का बिजनेसमैन है और बिल्डर है। बिल्डर और बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकाल लेते हैं। उसने अब 10% का जो 122 के अंदर में उसने 10% का टैरिफ लगाया है। ओके, ग्लोबल टैक्स टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ ग्लोबल इसको कहते ग्लोबली। अब इसके अंदर क्या हो रहा है मालूम है अंजू जी, कि मैक्सिमम 15% लगाया जा सकता है ये टैरिफ, उसने 10% लगाया है। दूसरी चीज हो रही है कि ये 150 दिन के अंदर दिस हैज टू बी पास बाय द पार्लियामेंट। वहां का जो कांग्रेस है, दे हैव टू पास इट। ये वो उसका पास में पावर नहीं है। वो चालू हो जाएगा 24 फरवरी से, रात को 12:01 से चालू होने वाला है। लेकिन वो 150 दिन में अगर नहीं हुआ पास, तो वो रिवर्स हो जाएगा और वापिस अपना जो इंडिया का 3.5% है वहां आ जाएगा। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, ये जो पूरा हो रहा है, ये टाइमिंग आप देखिए, इसका यूएस मिड टर्म्स के साथ बराबर कोइंसाइड हो रहा है। ये जो 150 दिन और यूएस का मिड टर्म दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल रहेगा अमेरिका के लिए। मैं किसी से बात कर रहा था आज सुबह, और उसने ऐसी बात बात में, वो ही इज विद अ फॉरेन गवर्नमेंट, अपना इंडियन है, उसने बोला कि अगर 3 4 5 देश मिलके अगर वहां के इवन रिपब्लिकन्स को बराबर लॉबिंग करे, तो ये ट्रम्प का जो बिल है ना, वो अमेरिका में उसके ही पार्लियामेंट में उसके ही लोग फेल करा देंगे। यानी ट्रम्प आज बहुत ही, वो बोलते हैं ना, ही स्केटिंग ऑन थिन आइस, हैं। उसकी हालत वैसी है। तो इट इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव थिंग, क्योंकि 150 दिन में पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, तो उसकी गवर्नमेंट की भी, उसकी खुद की, उसके गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्लस उसका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्लान है वो पूरा फेल हो जाएगा। भाई ट्रम्प को एक तरफ से मैं मानता हूं, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो देश को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निक्सन से लेके बाइडेन तक जो बर्बादी हुई है ना देश की, उसमें से निकालने की। यानी अगर मैं आपको एनालॉजी दूं, तो अगर मेरे पर दादा के टाइम में मैंने कर्जा लिया है और आज मुझे अगर उसका घर को ठीक करना है, तो मुझे कोई ड्रास्टिक एक्शन लेने पड़ेंगे, और मेरे पे मेरे परदादा का बोझ है।
ओके, उन्होंने जो कर्जा लिया है, तो मेरे हाथ में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। लेकिन ये इसलिए वो उसके लोगों को बहका के रखने के लिए, जिससे प्रेशर रहे उसके खुद के लोगों पे, खुद के पॉलिटिशियंस पे, रिपब्लिकन पार्टी के जो कांग्रेसमैन है, कि वो उसके अगेंस्ट में वोट ना करे, उसके लिए पूरे स्टेटमेंट्स मारे उसने। पर एक चीज़ ये समझाइए कि जैसे ये 9 जजों ने ये जजमेंट दिया था, 6 एक तरफ थे, 3 एक तरफ थे और बड़े अजीब तरीके से कैसे टारगेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने इन जजेस को कि देश हित में फैसला नहीं दिया है, बहुत बकवास फैसला है। आप अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऐसे लताड़ सकता है? हाँ अंजू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले फेसबुक पे इसके बारे में लिखा था कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में फर्क क्या है। मोदी जी जब रास्ते पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। मोदी जी हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार करके निकल जाते हैं। वो किसी को एक एक कुत्ते को पत्थर मारने का, शू शा करने का, वो सब धंधा नहीं करते। उसके कारण मोदी जी ने खुद का एक रिस्पेक्ट बना के रखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी बना के रखी है। अगर आप देखेंगे, वो जुडिशरी, इंडिया में भी जुडिशरी काफी मस्ती करती है, लेकिन हुँ, मोदी जी जब जुडिशरी के साथ होते हैं या जुडिशरी के फंक्शन में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन में, तो जुडिशरी को बहुत प्यार से बात करते हैं, उसका रिस्पेक्ट और गरिमा मेंटेन करके रखते हैं। ट्रम्प का क्या है, वो रास्ते पे जा रहा है, कोई भी कुत्ता भौंक रहा है तो उसको पत्थर मारने जाता है, उसको गाली देता है। एक जो राष्ट्र का जो हेड हो, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द हुँ, गवर्नमेंट, उसकी भाषा में एक शालीनता होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके कंडक्ट में एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। वो ट्रम्प के भाषा में दिखता नहीं है। तो उसके कारण भी बहुत नेगेटिविटी उसने खुद के लिए बिल्ड की है, खुद की गलती से। अब एक राष्ट्रपति है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, वो पत्रकार को भी बोल देता है कि तुम तो बिके हुए हैं। अपने मोदी जी कभी पत्रकार को इस तरह से बोलेंगे? उसको पता है कि भी ये आदमी गलत है, ये आदमी एजेंडा लेके आ रहा है। मोदी जी या तो अवॉइड करेंगे, या तो उसका सुन के इग्नोर करके निकल जाएंगे। मोदी जी उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, जो ट्रंप ने सीएनएन के जर्नलिस्ट के साथ किया था, वो भी व्हाइट हाउस में। तो हुँ, देर इज अ बिहेवियर पैटर्न। वी कैनॉट चेंज समवन हु इज सो, जो बोलते कि मौका मिला और झगड़ा करने लग गया। हुँ। वो नहीं करना चाहिए ट्रम्प ने, लेकिन उसने किया है। अब उसका वो शायद उसके मागा टर्ड्स जो है, उसको वो शायद पसंद आता हो कि देखो इसने पिटाई कर दी। अपने यहाँ भी बहुत सारे भक्त है जो बोलते हैं कि क्यों जुडिशरी के सामने बोलते नहीं है मोदी जी। लेकिन मोदी जी अपनी गरिमा मेंटेन करते, शालीनता मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो इस तरह का तू तू मैं नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है। उनकी एक गरिमा और रखनी पड़ती है। और फिर सुमित जी एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ की जनता क्या करेगी रिस्पेक्ट अपने जजों का? वहाँ पर तो अगले दिन यही सब होगा। और अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने को प्रभावित किया गया, विदेशी ताकतों ने प्रभावित किया। आपको लगता है कि अब उनको ये डर भी सता रहा है कि वो जो 122 के तहत वो 10% टैरिफ लाने की बात करें ग्लोबल, वो फैसला 150 दिन में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इनके अपने ही रिपब्लिकन्स में से जितने भी इनके लोग हैं वही इनके पक्ष में ना आए। इनको लग रहा है कि रिफ्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट के इस लताड़ के बाद रिपब्लिकन्स के बीच में। और जैसे आप कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, नवंबर में ही आने वाला है, तो आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी का चार्ट है वो वैसे ही नीचे गिरता जा रहा है और इस फैसले के बाद और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जजों के लिए किया उसके बाद और गिरेगा? सी टोटल इम्पैक्ट एक स्टडी हुआ था, और एक येल यूनिवर्सिटी का बजट लैब करके है, उसका था कि ये पूरा जो टैरिफ है उसका इम्पैक्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1.5 लाख करोड़ डॉलर का इम्पैक्ट है। ओके। अब हम्म, मैं किसी से मैं एक इकोनॉमिस्ट का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज जब हम टैरिफ लगाते हैं, तो अपना इंपोर्टेड माल का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ देना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे अपने यहाँ जीएसटी बढ़ेगा तो अपने हाथ में जो माल आता है उसका भाव बढ़ जाता है, वैसे वहां टैरिफ बढ़ेगी तो उनके हाथ में माल महंगा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना है कि भैया आपने सबसे पहले तो कानूनन काम नहीं किया है। आपने कानून के अंदर किया होता, कांग्रेस का अप्रूवल लेके किया होता, तो आपका हो जाता। दूसरी चीज है कि वहां पब्लिक प्रेशर बन रहा है कि हम लोगों के यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है। अब अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि टैरिफ का भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। और वो जनमानस के लेवल पे अब उसके जो, सी ट्रम्प को तो अब इलेक्शन लड़ना नहीं है 2028 में, उसका काम हो गया है। लेकिन जो लोगों को कांग्रेस में जीत के आना है, जो लोगों को सेनेट में जीत के आना है, उनको तो इलेक्शन वापस लड़ना है।
उनको तो लोगों को अपने साथ रखना है, रिपब्लिकन पार्टी को भी अपने वोटर्स को अपने साथ रखना है। अगर उन लोगों को वहां इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता हो, ओके, तो उन लोग तो ट्रम्प के अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन वापस लड़ने हैं। उसके अंदर अगर लॉबिंग कोई देश करता है, तो मैं बोलूँ इवन भारत ने भी लॉबिंग करना चाहिए वहां किस तरह से। और देयर आर साइंटिफिक स्टडीज डन। अगर वो साइंटिफिक स्टडीज को एम्पलीफाई किया, भारत ने थोड़ा खर्चा करना चाहिए कि ये देखो ट्रम्प के कारण इतना खर्चा बढ़ रहा है, तुम्हारे हाथ में इतना ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है, तुम लोग को कम माल मिल रहा है, तुमको महंगा माल मिल रहा है, जिससे वहां पब्लिक सेंटिमेंट बने। और ये रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस को भी पता है, कांग्रेसमैन सेनेटर्स को, तो उन लोग ही पलटी मार दिया तो क्या, इसलिए ट्रम्प इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर एक चीज समझाइए सुमित जी, 18% टैरिफ जो भारत पर लगा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हट जाएगा? अब जो 122 सेक्शन के तहत 10% लगाया जा रहा है, सिर्फ वही रहेगा या दोनों जुड़ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले 120 जो ये 18% की बात हुई है, वो अभी सिर्फ डिस्कशन हुआ है। द एग्रीमेंट इज नॉट येट आउट। अभी इन प्रिंसिपल ही हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा फैक्ट शीट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। रशिया के बारे में आया, एडिशनल ऑयल नहीं खरीदेगा, यानी हम तेल तो खरीद सकते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट में वर्ड चेंज हो गया है। $100 बिलियन का हर साल का इंपोर्ट, यानी 500 बिलियन इन 5 years, उसमें इंटेंट कंपलसरी के बदले इंटेंट आ गया कि हमें भारत इंटेंट दिखा रहा है ये कोशिश करने का। तो अभी तक ये एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। अभी अपने यहाँ जो टैरिफ लग रहा है वो 25% का टैरिफ है, अभी तक 18% भी नहीं हुआ है। तो वो हट रादर जाएगा क्या? वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो 25% हट जाएगा, ये पूछना चाह रही हूँ। मेरा ये 25% तो हट जाएगा, ये शायद 18% भी इफेक्टिव ना हो, एंड वी विल गो बैक टू 10% इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 3.5। और अगर 150 दिन में ये पास नहीं हुआ, तो हम 10% से 3.5% पे आ जाएंगे फिर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाल में लागू होगा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। बस वो 122 का इस्तेमाल करके 10% ग्लोबल टैरिफ लाने की बात जरूर कर सकते हैं, वो भी तब अगर 150 दिन में कांग्रेस उस पर राजी हो जाए, वरना कोई टैरिफ किसी देश पर लगेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। यस, यस। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर ये फेल हो गया ना, आप देखिए, अगर ये रिजोल्यूशन कांग्रेस में फेल हो गया ना, तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इक्विटी साफ हो गई है। पूरी इक्विटी, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, पॉलिटिकल कैपिटल है, वो पूरा साफ हो चुका है। और इसलिए वो कल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन था जो निकल रहा था, क्योंकि उसको भी सामने दिखाई दे रहा है अब उसको क्या करना पड़ेगा। अब उसको लोगों के जनमानस में एक जिंगोइज्म डालना पड़ेगा। पॉलिटिकली जब वो फेल होगा, तो उसको लोगों, कल जिस तरह से हमारा देश पे ये लूट हुआ है, पीपल हैव एक्सप्लॉइटेड अस, हाँ, फिर इसमें बाहरी अ, विदेशी साजिश है, जो पहले बोल रहे थे कि रशिया इज इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्शंस। अब ये सब बकवास करके वो मागा टाट, जो जिसका आईक्यू राहुल गांधी जितना है, उसको उन लोग अब बहकाने का काम करेंगे। उससे उन लोग प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके सामने अगर काउंटर प्रेशर बिल्ड हुआ कि इतना महंगाई हो रही है, पहले इतना सस्ता था, तो ये ट्रम्प का पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जो वो इम्प्लीमेंट हो गया फैसला, तो 25% टैरिफ जो भारत दे रहा था, अब अगर मैं मानकर चलूं तो अब नहीं देगा, नहीं दे रहा है। आज के बाद जो चीजें भेजी जाएंगी उसमें नहीं देगा, यही होगा। 24 तारीख को, 24 फेब को रात को 12:01 से अपना 25% नहीं रहेगा, हम 10% पे आ जाएंगे। और 10% वो अगले 150 दिन में उसके लिए भी मोहर लगवानी पड़ेगी कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप को, तब वो दस यस, परसेंट वाला लागू होगा। अच्छा, ये जो यस। पॉइंट था कि जितना टैरिफ कलेक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी, वो सारा वापस करना पड़ेगा सभी देशों को, वो भी 24 फरवरी से लागू हो जाएगा। नहीं, सी, सबसे पहले अभी तक उसने जो लास्ट ईयर टैरिफ लिया है, सबसे बड़ी बात है कि 1946 के बाद पहली बार इतना हाई टैरिफ ट्रम्प अमेरिका ने लगाया है। और उसमें भी लास्ट ईयर वाज द हाईएस्ट, एंड दिस ईयर एट 10% इज द हाईएस्ट आफ्टर 2025। अब इसमें टोटल $175 बिलियन का रिफंड है। ये वॉर्टन का बजट मॉडल का एनालिसिस है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वॉर्टन बजट मॉडल का एनालिसिस है कि $17,500 उसने रिफंड करने पड़ेंगे। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या मालूम है, एलिजाबेथ वॉरेन करके कांग्रेस वुमन है, ओके, वो डेमोक्रेट है, उसने बोला है कि ये पूरा मेसी प्रोसेस रहेगा। और मेरे पास जो
खबर आई है वो है कि 1000 जितने कॉर्पोरेट्स अब केस फाइल करने वाले हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि उनको रिफंड चाहिए, लेकिन ये केस सब मिलके एकजुट होके नहीं, सबने अलग अलग 1000 कंपनियों ने अलग अलग केसेस फाइल करने पड़ेंगे। तो ये दूसरा 15-20 साल का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जब ये 10% कल सुबह अगर 150 दिन में पास नहीं हुआ तो वो भी रिफंड के अलग केसेस चालू हो जाएंगे। तो अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ही बिजी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बिजी हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत फंड इकट्ठा हो गया है, अब तो हम इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे अमेरिकियों से, इस तरह की बातें कर रहे थे इसी टैरिफ के चलते। उनका तो सारा का सारा किला ही ध्वस्त तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। भले ही वो गालियां निकालते रहे जजों को, 6 जजों को, लेकिन अब होना जाना तो कुछ नहीं है। मोहर तो लग गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और ये मानना ही पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और 24 फरवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा। 24 फरवरी के बाद हमें 25% नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें भी एक नुकसान हो गया, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक नुकसान हो गया। और अगर आप देखें, ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहा था तब उसको ये नहीं पता था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से तकलीफ होगी। उसके पास भी लोग हैं वहां, समझदार लोग हैं जिसको पता है कि क्या हो सकता है। जब हम लोग के यहाँ पहले रफली 3-3.5%, 3.5% एवरेज था, उससे पहले 15%, 25% किया, 25 का 50% किया। जब 25% हुआ था, जितने अपने यहाँ बड़े एक्सपोर्टर्स थे उन लोग सब रीनेगोशिएशन में गए कि भैया जो 22%, 21.5% का डिफरेंस है, थोड़ा मैं बेयर करता हूँ, थोड़ा आप बेयर करो। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे आप लेदर एंड ऑल में 7-8% का था, तो उसने बोला जो डिफरेंस है उसमें आधा आप बेयर करो। तो उन लोग सबने अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करके उसने से मार्केट इंटैक्ट रखने का काम किया। अब फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा, नेट फायदा अमेरिकन जनता को होगा। हम लोग अब यहाँ भाव बढ़ा नहीं पाएंगे, टैरिफ कम हुआ है क्योंकि हमारे एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। ओके, यानी हम अब कम मार्जिन पे धंधा करेंगे और अमेरिका के लोगों को सस्ते में माल मिलेगा। तो हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान हो रहा है जो पहले 15%, 18% मार्जिन ले रहे थे, अब वो 7-8% के मार्जिन पे आ गए हैं, प्रॉफिट लेकिन मार्जिन पे। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि अभी तो फ्रेमवर्क ही तैयार हुआ है ट्रेड डील का, अभी फाइनल तो हुई नहीं है भारत और यूएस के बीच में। अभी तो कितनी नहीं, सारी मैं बात को नहीं नहीं, आप गलत, आपके पास एक गलत, आपने गलत इंटरप्रेट किया है। जब ये ट्रेड डील साइन हुई उसके पहले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकन इंपोर्टर्स, उनके जो अमेरिकन बायर्स थे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किए। एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड डील जिसमें टैरिफ का पॉइंट होता है, दूसरा से आप अमेरिका में इंपोर्टर है, मैं भारत में एक्सपोर्टर हूँ, हमारे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्री होते। हमारे में टैरिफ नहीं होता, हमारे में मैं क्या भाव पे आपको 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए माल सप्लाई करूंगा, उसका एग्रीमेंट होता है। तो वो एग्रीमेंट रिगोशिएट हुए थे और उसके बाद में ये ट्रेड डील साइन हुई 18% पे। तो हम लोगों ने तो नुकसान उठा लिया, हमारे मैन्युफैक्चरर सब वापस जाके नहीं बोल सकते कि भैया हमारा भाव बढ़ा दो क्योंकि आपके यहाँ टैरिफ कम हो गई। अमेरिकन कंपनी वो नहीं सुनेगी, वो बोलेगी हमें हमारे कस्टमर्स को सस्ते भाव में माल देना है। ओके, वैसे करके तो हमें थोड़ा मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हुआ है, लेकिन दैट वाज डन एज अ कमर्शियल बिजनेस डिसीजन टू सेव द मार्केट एंड कीप टर्नओवर एंड बिजनेस ऑन। तो दिस, यानी भारत को नेट नेट थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन दिस वाज बाउंड टू हैपन, दिस वाज बाउंड टू हैपन। सो देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। जो डोनाल्ड ट्रम्प, जब उसका मैडनेस दिख रहा है, उसके पीछे मेथड है। उसको पता है कि कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर यहां से नहीं तो दूसरी तरीके से मैं एक्सप्लॉइट कर लूंगा, मेरे लिए नहीं तो मेरे देश के लिए, मेरे देश के इंपोर्टर्स के लिए, मेरे देश के कस्टमर्स के लिए। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। सही बिल्कुल। बात भी है, गलत बात भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ टेरर था ना, ये तो इसकी तो हवा एक झटके में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ही निकाल दी है। अभी जो 10% का बम लेकर वो घूम रहे हैं, ग्लोबल बम, ये कितना कारगर होगा 150 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया के देशों को राहत दिला दी है सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के। अब देखते हैं आगे ये बात कैसे बढ़ती है। और राहुल गांधी ने जो अपने देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की अपने यूथ कांग्रेस के उन 10-12 गुंडों की के चलते, उसमें भी मामला आगे से आगे उलझ रहा है। मास्टरमाइंड कौन है ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनको कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपने समय निकालकर बहुत ही विस्तार से टैरिफ को लेकर जो फैसला लिया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए हैं, दुनिया के देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को जानकारी दी सुमित जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार।